हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डूइंग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे कर रहे होंगे। एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं शिवम विश्वकर्मा T4 के इस प्लेटफॉर्म पर। हमारी सीरीज का जो अगला पार्ट आ जाने वाला है, जिसमें हम NCERT की पहली पुस्तक की जो है चैप्टर 2 को समझा रहे थे। और हाँ, याद रखिएगा कि ये पुस्तक 12वीं क्लास की इतिहास की है। तो मित्रों, इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे और अब हम अपने आगे के टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। सो फर्दर टॉपिक्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। आइए हम अपने टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हैं। ये सब मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। इसके लिए अगर आपने हमारे वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए और देखिए और समझिए उस चीज़ को। तो आज हम जो है कवर करने वाले थे सम्राट अशोक को। जी हाँ, सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य से थे। मैंने आपको बताया था कि मौर्य वंश जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और उनके पुत्र बिंदुसार के पश्चात आते हैं सम्राट अशोक। सम्राट अशोक एक बहुत ही जो है लेजेंडरी कैरेक्टर है और इनके महत्व को बहुत सारे विद्वानों ने स्वीकार किया है। और भारत में इतिहास में अशोक का जो स्थान है उसे कोई भी दूसरा शासक नहीं ले सकता, क्योंकि अशोक सिर्फ रणभूमि में नहीं बल्कि मनोभूमि में भी अमर है। अशोक का जैसा नाम है अशोक, यानी कि जो सुखों का हरण कर ले। अशोक ने अपने जीवन में दोनों ही प्रकार के कार्य किए, यानी कि बहुत सारे शोक का कारण भी बना और बाद में सारे शोकों को हरने का भी। अशोक की कहानी अगर मैं आपको बताऊं तो अशोक की माँ का नाम सुब्रतांगी था। कुछ स्रोत अशोक की माँ का नाम धर्मा भी बताते हैं। खैर, हमें जो याद रखना है वो ये कि अशोक बिंदुसार का पुत्र था और मौर्य साम्राज्य का एक शासक था। अशोक के विषय में माना जाता है कि अशोक अपने शुरुआती दिनों में ना तो अपने पिता का प्रिय था और ना ही जो है मंत्रियों के, बल्कि उसके पिता उसके बड़े भाई सुसीम को गद्दी पर बैठाना चाहते थे। हालांकि अशोक के विषय में धीरे धीरे लोगों की धारणाएं बदली और अशोक के मंत्रियों जो है अशोक के पिता बिंदुसार के मंत्रियों में से अनेकों इस बात पर राजी हो गए कि अगला शासक अशोक को बनाया जाना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अशोक के विषय में ऐसी मान्यता है कि राजा बनने से पहले तक, या यूं कहें कि बौद्ध धर्म की ग्रहण करने से पहले तक, अशोक एक बड़ा ही क्रूर शासक के रूप में विख्यात था। अशोक को इसी क्रूरता के कारण चंडाशोक भी कहा जाता था। खैर, अशोक जो है बिंदुसार की मृत्यु के बाद जो है राजा बना और उसके लिए उसे एक 4 साल के लंबे उत्तराधिकार के युद्ध में भी उलझना पड़ा, जहां माना जाता है कि अशोक ने अपने बड़े भाई सुसीम के साथ अपने बाकी के बचे 99 भाइयों को भी मार दिया। सिर्फ एक भाई जिसका नाम तिस था उसे जीवित छोड़ दिया। अशोक ने इस उत्तराधिकार के युद्ध को जीतने के बाद मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर विराजमान हुआ और मौर्य साम्राज्य को भी अशोक ने आगे बढ़ाया। अशोक की जीवन की जो सबसे परिवर्तनकारी घटना मानी जाती है वो मानी जाती है 261 ईसा पूर्व में हुआ कलिंग युद्ध। जी हाँ, कलिंग युद्ध, वही कलिंग अपना उड़ीसा वाला। तो कलिंग जो है उड़ीसा को प्राचीन काल में कलिंग कहते थे और इसी कलिंग को जीतने के लिए अशोक ने उस पर आक्रमण किया था। और इस युद्ध में ऐसा माना जाता है कि लाखों लोग मर गए और कई लाखों लोग घायल हुए। इस युद्ध की विभीषिकता इतनी ज्यादा थी कि जब अशोक रणभूमि में इतने सारे लोगों को मरा हुआ, बंदी बना हुआ और घायल हुआ देखता है तो उसका मन पिघल जाता है और वो बुद्ध की इस शरण में चला जाता। और वहीं से अशोक ने घोषणा की कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। कलिंग युद्ध में जो है भीषणता को देखते हुए अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया और फिर उसके बाद अशोक के जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आ गए और अशोक, जो कभी अपनी क्रूरता के लिए चंडाशोक के नाम से विख्यात था, अब सम्राट प्रियदर्शी के रूप में विख्यात हो गया। अशोक ने युद्ध की विजय की जो रास्ता था, युद्ध घोष, उसे धम्म घोष में बदल दिया। और इसी के साथ ही अशोक ने अपनी तलवारों को कुछ समय के लिए, यूं नहीं कह सकती अशोक ने पूरी तरीके से युद्ध की रीति त्याग दी, परंतु अशोक ने इसके बाद कोई भी बड़ा युद्ध नहीं लड़ा और अपने जो पड़ोसी देश थे, अपने जो दुश्मन थे, उनको भी कहा कि आइए शांति के साथ अस्तित्व करते हैं, वार्ता करते हैं और जनता का कल्याण करते हैं। तो अशोक ने बुद्ध की शरण में जाने के बाद कुछ नैतिक आदेशों का प्रचलन किया। कुछ जो है अपने संदेश राज्य के विभिन्न विभिन्न स्थानों पर स्तंभों में, अभिलेखों में खुदवाए, जिन्हें सम्मिलित रूप से अशोक का धम्म कहा जाता है। तो हम अशोक के धम्म को विस्तार से देखने वाले हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा अशोक के बारे में और जानकारी ले लेते हैं कि अशोक की जो है अशोक के पश्चात गद्दी पर बैठा जिसका नाम था कुणाल।
और दोस्तों अशोक के बाद के जो उत्तराधिकारी रहे वो उतने योग्य नहीं थे जितना अशोक और उससे पूर्ववर्ती शासक थे। इसी के साथ इन कमजोर उत्तराधिकारियों के हाथों में रहते रहते मौर्य साम्राज्य का लगभग 180 ईसा पूर्व के आसपास इसका पतन हो गया। और इसके पतन के पीछे का जो है मतलब मुख्य व्यक्ति था उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, जो कि बौद्ध मौर्य साम्राज्य के अंतिम जो है शासक थे बृहद्रथ, और बृहद्रथ की हत्या उनके सेनापति ने ही कर दी थी। इसके पश्चात मौर्य साम्राज्य पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है और मगध पर एक नए राजवंश का शासन स्थापित होता है जिसे शुंग राजवंश कहा जाता है। तो अब आइए हम इसके बाद अशोक के धर्म को विस्तार से पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था और उसके पीछे के कारण माना जाता है कि वो कलिंग युद्ध की विभीषिकता थी जिसने जो है अशोक को हिला कर रख दिया था। इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और अपने कुछ स्वयं के जो है आदेशों को, जिसे जनता के नैतिक आचरण को सुधारने के लिए दिया गया था, वो अशोक का धम्म कहा जाता है। अशोक ने धम्म का प्रचार करने के लिए जो है अपने साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में अनेक अभिलेख खुदवाए, स्तंभ बनवाए और अपने अधिकारियों को ये आदेश दिया कि वो जगह जगह जाकर राज्य में भ्रमण करें और अशोक के धम्मादेशों का प्रचार करें। इसके लिए अशोक ने एक विशेष प्रकार की जो है अधिकारियों को नियुक्त किया, एक विशेष कैडर बनाया है जिसे धम्म महामात्र कहा जाता था। अब हम समझते हैं कि अशोक के धम्म की विशेषताएं क्या थी। उससे पहले हम जान लें कि अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए अभिलेख जो बनवाए वो कहाँ कहाँ हैं और कौन कौन से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऐसा माना जाता है कि अशोक के जो है सारनाथ का अशोक स्तंभ, इसके अलावा जो है लुम्बिनी का जो अभिलेख है रुमिनदेई अभिलेख कहलाता है। इसके अलावा जो बहुत सारी जगहों पर इंक्लूडिंग अफगानिस्तान तक अशोक ने अपने अभिलेख खुदवाए। अशोक के जो है मानसेहरा और सहवाजगढ़ी के अभिलेख पश्चिमोत्तर भारत में स्थित है। अशोक ने अपने पूरे साम्राज्य में अपने जो है धम्म का प्रचार किया। इसके अलावा अशोक ने न सिर्फ अपने साम्राज्य में बल्कि अपने पड़ोसी देशों में भी अपने जो है धम्म का प्रचार करवाया। और अशोक के धम्म को स्वीकार करने के लिए सभी जो है मानव मात्र जो भी थे जहाँ भी थे वो इस बात के लिए योग्य थे। तो अशोक के धम्म की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो अशोक ने जो अपने धम्म में सार्वभौमिकता पर बल दिया, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी समूह का किसी भी स्थान पर निवास करने वाला वो अशोक के धम्म को ग्रहण कर सकता था। इसके अलावा अशोक के धम्म में अहिंसा का एक बड़ी जगह थी। अशोक ने प्राणी मात्र के प्रति अहिंसा को अपनाने की सीख दी। अशोक का मानना था कि न सिर्फ मनुष्यों में अपितु अन्य जीव जंतुओं में, जानवरों में भी जो है आत्मा निवास करती है, उन्हें भी जो है दर्द होता है, इसलिए उनके प्रति भी अहिंसा का बर्ताव होना चाहिए। इसके अलावा अशोक के धम्म में समाज सेवा की भी भावना थी। अशोक ने जो है न सिर्फ मनुष्यों के लिए बल्कि पशुओं के लिए भी अस्पताल खुदवाए, कुएं खुदवाए और बहुत सारी अन्य व्यवस्थाएं की जिनसे जनता का कल्याण होता हो। इसके अलावा अशोक के धम्म में जो है कर्तव्य पालन पर भी बहुत जोर दिया गया था। अशोक का मानना था कि पुत्रों को अपने माता पिता तथा गुरु के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए, साथ नौकरों को अपने मालिक के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए तथा मालिकों को भी अपने नौकरों के सुख दुख का ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार अशोक का धम्म एक सर्व समावेशी धम्म था। इसके जो आदेश थे वो मानव मात्र के लिए जो है नैतिक आचरण की शिक्षा देते थे। तो अशोक के धम्म के बारे में इतनी बातें आपको याद रखनी है। अगर आपको ये सारी चीज़ें जो है अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और हम अपने टॉपिक्स में आगे बढ़ते हैं। तो आपकी एनसीईआरटी में जो अगला टॉपिक्स जो काम का है वो है कुषाण साम्राज्य से रिलेटेड। कुषाणों के विषय में जो है मान्यता है कि ये लोग चीन वाले हिस्से की ओर से आए थे तथा कुषाण शासकों में जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वो है कनिष्क। इसके अलावा जो है कुजुल कैटफिशिस और बिम कैटफिशिस जो कि कनिष्क से पूर्ववर्ती शासक थे, उनके विषय में भी इतिहास में जानकारी मिलती है, लेकिन हम यहाँ सिर्फ कनिष्क के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये आपका मूल विषय है। तो कुषाण साम्राज्य भारत में कैसे स्थापित हुआ, कब से कब तक स्थापित रहा, कुषाण शासकों का भारत में क्या क्या योगदान है, ये सारी चर्चाएं हम करेंगे अपने अगले वीडियो में।
तब तक के लिए बाय बाय और जुड़े रहिए हमारे साथ ताकि हमारी अगली वीडियो में अगले टॉपिक्स को आप समझ सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।